So, very good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel, Concept with CA Hemant. In the today's session, we will be discussing about the supply. Hope so. आपने शुरू के दो वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको जीएसटी का बेसिक समझ में आया होगा, जीएसटी का बैकग्राउंड समझ में आया होगा और जीएसटी के प्रोविजंस गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किए, जीएसटी से हमको क्या बेनिफिट मिला, ये सब चीजें भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम उसी लर्निंग सीरीज को अब आगे बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पर सप्लाई को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सप्लाई चैप्टर का इंपॉर्टेंस हमारे जीएसटी में सप्लाई चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों, दिस इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। अगर किसी भी कमोडिटी को या किसी भी सर्विसेज को जीएसटी के अंदर आना है तो उसका जो प्राइमरी डोर होता है दैट इज द सप्लाई। अगर आप कोई भी सर्विसेज देते हैं या कोई गुड सेल आउट करते हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन आपकी सप्लाई की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी दोस्तों, तभी आपके ऊपर जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो आई कैन से दैट द जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्सेबल इवेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जीएसटी का जो टैक्सेबल इवेंट होता है, जीएसटी का जो टैक्सेबल इवेंट होता है दैट इज द सप्लाई। अगर कोई चीज सप्लाई है इसका मतलब वो जीएसटी के दायरे में आएगी। ठीक है ना? देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सप्लाई सप्लाई में मैंने कहा जीएसटी और टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। तो जीएसटी में ओके, अगर आपको ये जानना है कि इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा वो ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं। सर कैसे? सर मैंने बोला कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ या कोई दुकानदार कोई सामान बेच रहा है, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। दोस्तों, जीएसटी को सीखने से पहले अपने को सप्लाई सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जीएसटी का बेस बनाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ रिलेवेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं। दोस्तों, जीएसटी पढ़ने से पहले हमको कुछ डेफिनेशंस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दोस्तों, हमारे एक्ट का नाम है, हमारे लॉ का नाम है जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जीएसटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा कि सर गुड्स क्या है, सर गुड्स क्या है ना, सर्विसेज क्या है, ये तो समझना पड़ेगा। तो प्राइमरी क्राइटेरिया होता है कि जीएसटी लगने के लिए वो गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी चीज पे ऊपर अपने को जीएसटी लगाना है तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा दोस्तों, ये सप्लाई है कि नहीं। अब सप्लाई की डेफिनेशन को समझने से पहले अपने को गुड्स, सर्विस और कुछ और रिलेवेंट डेफिनेशन को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है ओके जीएसटी में बेसिक चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, गुड्स सबसे पहले क्या कहा गया, गुड्स। सर गुड्स क्या होता है? गुड्स इज एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, गुड्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें जो गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन यहाँ पे लाई गई है। तो उन्होंने क्या बोला, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों, हर वो चीज जो मूव हो सकती है, ओके, जो मूवेबल होगी, ओके, उसको हम लोग जीएसटी बोलेंगे। तो सर मेरे को एक डाउट आया, तो क्या जो बिल्डर प्रॉपर्टी बेचते हैं, सर हमने तो इनकम टैक्स में पढ़ रखा है बिल्डर के लिए जो फ्लैट्स होते हैं वो गुड्स होते हैं, सर वो तो स्टॉक होता है उसके लिए, तो सर क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा? आंसर इज नहीं आएगा। दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक केस है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जहां पे जीएसटी लगेगा। ओके, लेकिन अगर नॉर्मल पर्पज के लिए अगर आप देखेंगे, ओके, यहाँ पे एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, दोस्तों कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ओके, वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मनी भी मूवेबल होता है, मनी भी मूवेबल होता है, मनी भी नहीं मूवेबल होता है। आप आपने देखा होगा 100 रुपीज का नोट। अभी गवर्नमेंट ने जब गुड्स का डेफिनेशन लिया तो गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से ले लिया। अब दोस्तों एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बोलने से तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, मतलब हर वो चीज जो मूवेबल है उस पर जीएसटी लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ओके, यहाँ पे मनी जो होता है, मनी होता है, आपके पास 500 रुपए का, 2000 रुपए का नोट था, 10 रुपए का नोट होता है, 20 रुपए का नोट होता है,
क्या वो भी मूवेबल है? हाँ सर वो भी मूवेबल है। तो क्या वो भी मनी होगा? सॉरी, क्या वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आएगा? आंसर इज नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या लिख रखा है, उन्होंने बोल रखा है बट डज नॉट इंक्लूड्स। उन्होंने क्या वर्ड किया है, उन्होंने बोला है डज नॉट इंक्लूड। मनी और सिक्योरिटी जो है, ओके, यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। दोस्तों सिक्योरिटी क्या होती है? दोस्तों इफ यू आर रेगुलरली वॉचिंग माई वीडियो, तो मैंने सिक्योरिटी का बहुत डिटेल में क्लैरिफिकेशन दिया था जब मैंने टीडीएस के लेक्चर्स अपलोड किए थे। सिक्योरिटी का मतलब होता है, वही होता है जो सिकरा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया, जैसे शेयर्स हो गया, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर्स, इस टाइप की चीजें जो है वो सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आती है दोस्तों। ओके, अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला प्लस ऑक्शनेबल क्लेम। तो हमने कहा गुड्स गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट डज नॉट इंक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी। प्लस इंक्लूड्स, उसमें क्या चीजें इंक्लूड करिए? ऑक्शनेबल क्लेम। दोस्तों ऑक्शनेबल क्लेम क्या होता है? ऑक्शनेबल क्लेम, जैसे आपने लॉटरी की टिकट भेजी थी, ऑक्शनेबल, नाम ही उसका अधिक समझ में आ रहा है, ऑक्शनेबल, मतलब जिसको बेचा जा सकता हो, जिससे कुछ रियलाइज किया जा सकता हो। कोई लोन्स हो गया दोस्तों, अगर कोई लोन्स किसी ने दे रखा है, सपोज बैंक ने कोई लोन दे रखा है, वो उसके लिए क्या है? ऑक्शनेबल क्लेम है। सर ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, आप कह रहे हैं जी लोन्स भी ऑक्शनेबल क्लेम होता है, इसका मतलब क्या लोन्स को बैंक बेच सकती है? आंसर इज यस। सर क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। अगर गुड्स की डेफिनेशन में जाए तो जीएसटी लगेगा, लेकिन हम लोग जब आगे पढ़ेंगे जीएसटी में तो हमको समझ में आएगा कि कुछ ऑक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके बैलेंस पे जीएसटी नहीं है। दूसरा, आपने लॉटरी की टिकट परचेस की होगी, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की, ठीक है, 1000 रुपए की, ठीक है। तो जो लॉटरी की टिकट होती है वो एक प्रकार से ऑक्शनेबल क्लेम है। मतलब कोई भी जा करके अगर आपकी लॉटरी लगती है और वो अगर वहां कंपनी से क्लेम करता है तो वो उसके बदले में मनी ले सकता है, दैट इज ऑक्शनेबल क्लेम। दोस्तों नाम से ही समझ में रहा, ऑक्शनेबल मतलब ऑक्शन करने लायक होना चाहिए, ठीक है। ओके, then growing grass forming part of land which were to be severe under supply। दोस्तों व्हाट इज ग्रोइंग ग्रास फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड? आपको पता होगा कि किसान जो होता है, जो फसल उगाता है, ठीक है, उसके सपोज मान लीजिए उसने गेहूं की फसल उगा रखी है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रोइंग ग्रास है, ठीक है। ग्रोइंग ग्रास फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, मतलब ये क्या है? ये लैंड का पार्ट है। सर ये तो लेकिन इमूवेबल है, ये तो सर ये कहाँ मूव कर सकती है? लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने एक वर्ड बोला यहाँ पे दोस्तों, उन्होंने एक वर्ड लिखा है ग्रोइंग ग्रास फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर टू बी सीवियर अंडर सप्लाई, जिसको सप्लाई के लिए निकालना है। सपोज किसान ने एक फसल उगाई गेहूं की, तो सर उन्होंने क्या किया? फसल ही बेच दी, जब फसल लगी हुई थी उसी समय उसका सौदा कर दिया, दैट इज नोन एज गुड्स। समझ में आई? दोस्तों जीएसटी का स्कोप देखिए आप, उन्होंने बोला एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी चीज मूवेबल होगी दैट इज गुड्स होगी, लेकिन उसमें मनी और सिक्योरिटी नहीं आएगा दोस्तों। ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग ग्रास फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच यूर टू बी सिवियर अंडर सप्लाई। ओके, ठीक है। अब सर सर्विस क्या होता है? सर्विसेज का मतलब एनीथिंग, सर्विसेज का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। एंड मनी एंड सिक्योरिटी, दोस्तों गुड्स नहीं है तो सिक्योरिटी, गुड्स नहीं है तो सर्विस है, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स इग्नोर सर्विस। अब यहाँ पे समझना, अगर वो ऐसा वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे मनी भी आएगा और सिक्योरिटी भी आएगा। तो देखो दोस्तों, उन्होंने ना नॉट इक्विवेलेंट टू गुड्स के नीचे लिखा हुआ है मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब सर्विस की डेफिनेशन में उन्होंने मनी और सिक्योरिटी को बाहर रखा है, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, दोस्तों एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी मतलब लोन्स एंड एडवांसेस देना। बैंक आपको लोन्स एंड एडवांसेस देती ना, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी मतलब किसी को लोन देना, तो एक्टिविटी। दोस्तों बैंक आपको लोन देती है, उसके बदले में आपका लोन प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है,
और आपको लोन का यूज करने के लिए आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। सर क्या वो भी सर्विस है? आंसर इज यस, वो फाइनेंशियल सर्विस है। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा गया है एक्टिविटी रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। दोस्तों ये क्या चीज है? दिस इज द ओके, यहाँ पे मनी एक्सचेंजर की सर्विसेज, जब आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, लाउंजेस पे जाते हैं, या कोई भी आरबीआई के द्वारा ऑथराइज मनी एक्सचेंजर्स के पास जाते हैं, जब आपको फॉरेन ट्रिप करना होता है ना, तो आपको अपनी इंडियन करेंसी के बदले में फॉरेन करेंसी चाहिए रहती है। ठीक है। तो आप उनके पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रांजैक्शन इन मनी, ट्रांजैक्शन इन मनी, ट्रांजैक्शन इन मनी। ठीक है, मनी 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 मतलब 500 का नोट, 220 रुपीज का नोट। दोस्तों ये गुड्स नहीं है, ना ये सर्विसेज है। ठीक है, लेकिन बोला एक्टिविटी रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। मतलब अगर मनी एक्सचेंजर में आपने सपोज, आप मान लीजिए $1 का रेट चल रहा है 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको 100 रुपए दिया, उसने आपको $1 दिया। दोस्तों ये डॉलर और मनी ये गुड्स नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, आपको डॉलर देने के बदले में आपसे हर $1 के पीछे आपको बोला आपको ₹5 का कमीशन देना पड़ेगा। दोस्तों दैट इज नोन एज एक्टिविटी रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ मनी। प्लस नेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों सर्विस रिलेटिंग टू फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, दैट इज ब्रोकरेज। ठीक है दोस्तों, जो सर्विस दी जाती है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। दोस्तों अब सर लेकिन देखो, अभी आप गड़बड़ कर रहे हो। अभी आपने बोला ना कि सिक्योरिटी में जो ट्रांजैक्शन होता है, सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है, तो फिर सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? दोस्तों मैं अभी भी अपनी बात पे अड़ी हूँ, मैं अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्विस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, आपको जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, 5 पैसे हो गया। दोस्तों ये सब स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडियरी होते हैं, जिनके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी परचेस करते हैं, सेल आउट करते हैं। दोस्तों इनकी सर्विसेज जो होगी, ओके, इसको बोला गया सर्विस रिलेटिंग टू फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। अगर कोई आपको सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है, उसके लिए कमीशन चार्ज कर रहा है, तो उस पर जीएसटी लगेगा, और वो सर्विस है दोस्तों। ओके, वो सर्विस के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, सो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सर्विस क्या, सर्विसेज, सर सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और एक्टिविटी रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ मनी। ओके, फॉर विच यहाँ पे सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया है। ठीक है, सर्विसेज रिलेटेड टू फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, अगर कोई ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी को फैसिलिटेट कर रहा है, एग्जांपल ब्रोकर। दोस्तों आपका जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया। ओके, दिस आर ऑल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एप्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये अगर कोई कंसिडरेशन चार्ज करते हैं, ओके, तो यहाँ पे ओके जीएसटी लगेगा, और ये सब सर्विसेज के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्या होता है। सर प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहे हो? सर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर में अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है, इस कारण अपने को प्रिंसिपल का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल मीन्स एनी पर्सन ऑन बिहाफ, एनी पर्सन इज कैरिंग ऑन पीजीबीपी। मतलब अगर 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 इस ये जो पर्सन है, ये इसके बिहाफ में, ये मिस्टर ए है, इसके बिहाफ में मिस्टर बी जो है, ओके, ट्रांजैक्शंस को कंक्लूड करता है, गुड्स को परचेस करता है, और कोई भी बिजनेस, कोई भी लीगल लॉफुल बिजनेस, ओके, यहाँ पे जो प्रिंसिपल उसको बोलता है, वो उस बिजनेस को कैरी आउट करता है। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ एनी पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस, मतलब जिसके बिहाफ में कोई और पर्सन जो है, ओके, यहाँ पे बिजनेस कैरी आउट कर रहा है। सो दोस्तों हमने 3 डेफिनेशन देखे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा सर गुड्स के डेफिनेशन, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी।
फिर इंक्लूड्स ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग ग्रास अटैच टू और अटैच टू द लैंड विच वेयर टू बी सीवियर अंडर सप्लाई। सर्विसेज का मतलब बोला गया एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी, ओके, एक्टिविटी रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर विच द सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, है ना, सर्विस रिलेटिंग टू फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी दैट इज ब्रोकरेज। दोस्तों जो स्टॉक ब्रोकर सबसे कमीशन चार्ज करते हैं, कभी आपने देखा है उसके ऊपर जीएसटी लगता है? यस सर, जीएसटी लगता है। चलिए अब दोस्तों जीएसटी में ना सबसे सबसे राजा डेफिनेशन है, वो है कंसिडरेशन। दोस्तों आपको मैं जब सप्लाई चैप्टर पढ़ा, सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, सप्लाई में ना बार बार एक वर्ड आएगा कंसिडरेशन। दोस्तों कोई भी बिजनेस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी काम अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उस पर जीएसटी नहीं आता दोस्तों। सर लेकिन कुछ तो जीएसटी में ऐसे प्रोविजन होंगे ना, ऐसे में तो लोग सर गलत करेंगे। है दोस्तों, है, पढ़ेंगे, अपन आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल लोड मत लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड्स। दोस्तों वर्ड क्या लिखा है, इंक्लूड्स। सर दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, वर्ड क्या लिखा है, इंक्लूड्स। जब भी लॉ में इंक्लूड्स वर्ड होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है दोस्तों, और भी चीजें आ सकती है, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आज तक आप कंसिडरेशन का मतलब मेरे को लगता है कि खाली यही समझ में आया होगा कि ट्रांजेक्शन लिया, पैसे दिया। सपोज आप किसी आप जो है, ओके, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप कोचिंग के लिए जाते हैं किसी टीचर के पास में, तो कोचिंग के लिए आप उस टीचर को पैसे देते हैं, ठीक है, उसके बदले में आपको पढ़ाता है। आपको यही समझता होगा दोस्तों, कंसिडरेशन का मतलब पैसा, नथिंग दोस्तों, नथिंग, आप गलत समझ रहे हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है अर्नी पेमेंट, कंसिडरेशन का मतलब होता है अर्नी पेमेंट। देखो दोस्तों कई बार पैसा ट्रांजैक्शन के लिए जो दिया जाता है, ओके, तो ट्रांजैक्शन का जो पैसा है वो उधारी भी तो होता है दोस्तों, नकदी उधारी दोनों बिजनेस होता है, कैश में भी बिजनेस होता है, ओके, यहाँ पे क्रेडिट में भी बिजनेस होता है। तो यहाँ पे बोला एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, मतलब कोई भी पेमेंट जो किया गया है, ओके, यहाँ पे या जो करना है, मतलब कैश प्लस क्रेडिट। अगर कोई ट्रांजैक्शन का पेमेंट कैश है या क्रेडिट, दोस्तों अगर ये टू बी मेड वर्ड नहीं होता तो लोग कंसिडरेशन की डेफिनेशन को बड़ा ही लिटरली इंटरप्रेट करते और क्या कहते, वो कहते जी मैंने तो सामान बेचा, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे उसने पैसे नहीं दिए तो मैं जीएसटी काय को भरूं। नहीं समझे, जीएसटी की लाइबिलिटी एज सुन एज आपने बिल इशू कर दिया और अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, विच एवर इज अर्लियर, दोस्तों जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाती है। तो उनका कहना था कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन को उन्होंने इस टाइप से डिफाइन किया है, ओके। वर्ड क्या लिखा है, देखो इधर 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 आपको दिख रहा होगा एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा है, इधर इधर एक वर्ड लिखा हुआ है, इधर क्या वर्ड लिखा हुआ है, इधर वर्ड लिखा हुआ है एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, ठीक है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, ओके। कोई पेमेंट किसी ट्रांजैक्शन के लिए, ओके, किया गया है या नहीं किया गया है, मतलब टू बी मेड मतलब वो देना है। सर बैड डेट्स का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों मैं। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ करते हैं ना कि आपको पैसे आएंगे, तो बोला गया एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, ठीक है, कोई पेमेंट किया गया है या कोई पेमेंट आपको करना है, मतलब आपने कैश में सामान परचेस कर रखा है या क्रेडिट में परचेस कर रखा है, ओके। दूसरा बोला मनी प्लस अदरवाइज, ठीक है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज, अगर आप मनी में करने वाले या गुड्स के बदले गुड्स देने वाले, ओके, वो भी कंसिडरेशन। क्यों देने वाला, तो बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस लिए, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोर्ड। देखो डेफिनेशन में आ गया सप्लाई ऑफ गुड्स, अब आपको गुड्स एंड सर्विस समझता होगा, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मोबाइल बॉडी बट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स, बोलो, ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग ग्रास which are to be severe under supply, or service means anything other than goods. So any payment made or to be made, ठीक है, any payment made or to be made in money or otherwise,
in respect of in response to or for inducement of supply of goods and services both by recipient or any other person. By recipient or any other person. दोस्तों एक वर्ड क्या बोला, बाय रिसिपिएंट, मतलब पेमेंट जो आपको करेगा, आइदर रिसिपिएंट भी पेमेंट कर सकता है, कई बार थर्ड पार्टी पेमेंट्स भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्टिंग में सेक्शन नंबर 2D पढ़ा होगा, कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न बट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों अगर जैसे मान लीजिए आप कोई चीज का बिलिंग करते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आए थे, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो थी उसकी कॉस्टिंग, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रिक ऑटो है, ई रिक्शा है, ई रिक्शा की कॉस्टिंग अगर 1 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है, और दोस्तों गवर्नमेंट ये कहती है, ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है कि एक ई रिक्शा पे हम 25,000 रुपीज का सब्सिडी देंगे। अगर आप लिटरली इस डेफिनेशन को पढ़ो तो लिखा हुआ है एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड मनी और अदरवाइज, मतलब सब्सिडी भी आ जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 25,000 रुपीज हम आपको पे करेंगे, शोरूम, जिस शोरूम से आपने ऑटो परचेस करने जा रहे हो, वो कह रहे थे हमको ईवी प्रमोट करना है, और ईवी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 25,000 रुपीज का सब्सिडी देंगे। तो आप जब कस्टमर को बिलिंग करेंगे तो 75,000 रुपीज की बिलिंग करेंगे, ना कि 1 लाख रुपीज की। इसलिए बोला कंसिडरेशन भले आपको गवर्नमेंट ने दिया है, बट आपको उस पर जीएसटी नहीं वसूलना है दोस्तों। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? अगर मेरी बात समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बोलिए डन सर, यस सर, ठीक है। चलिए, तो any payment made or to be made in money or otherwise in respect of, in response to or for inducement of supply of goods and services by recipient or any other person but does not include subsidy given by central government or state government। दोस्तों ये डेफिनेशन ना बड़े ही पैराग्राफ और बोरिंग लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको मैंने ना आपकी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से तोड़ तोड़ के बाकी एकदम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बना दिया है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो आप जो है इसको अच्छे से याद कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, सो सर पेमेंट तो क्लियर हो गया, कई बार हमको पेमेंट नहीं मिलता सर, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट मतलब, फॉर एग्जांपल मैं सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं बहुत सारी सर्विसेज देता हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई किसी क्लाइंट का मैंने ऑडिट कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऑडिट किया उस क्लाइंट का, तो उसने मुझे 30,000 रुपए का रेमुनरेशन मेरा बनता है फॉर एग्जांपल। तो उसने क्या बोला, उसकी इलेक्ट्रिक्स की दुकान थी, तो मैंने क्या बोला कि मेरे को ना ऑफिस थोड़ा सा रिनोवेट करा रहा हूँ, तो मेरे को ट्यूबलाइट्स, कुछ पंखे, कुछ कूलर की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, उससे 30,000 रुपीज का सामान परचेस कर लिया, ठीक है, ठीक है, तो वो भी आपकी कंसिडरेशन है, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, या उसको मैंने बोला कि आप मेरे लिए काम कर दीजिए, ठीक है, या फॉरबियरेंस मतलब कुछ ना करिए, तो वो भी आपके लिए क्या है, तो मॉनेटरी वैल्यू मतलब कोई काम को करने की मॉनेटरी वैल्यू भी आपके लिए कंसिडरेशन है दोस्तों। जैसे मैं अगर दुकान के वाले की पर्सपेक्टिव से देखूं, उसने मुझे 10-20 हजार का सामान दिया, मैंने उससे कुछ काम कर दिया, उसकी कोई जीएसटी की नोटिस निपटा दी, कोई इनकम टैक्स की नोटिस निपटा दी, उसको कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस की सर्विसेज दे दिया, तो दुकान वाला क्या बोलेगा, जीएसटी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो सर ने पैसा थोड़ी दिया है, मेरे को तो सर ने सर्विस दिया है, तो कुछ एक्ट मैंने उसके लिए किया ना, तो दैट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसिडरेशन। उसका मॉनेटरी वैल्यू दोस्तों, उसकी मॉनेटरी वैल्यू in respect of supply of goods and services but does not include subsidy given by central government and state government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे दोस्तों जो सब्सिडीज देती है, वो सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कोई डाउट तो नहीं है। एक बार इसका फोटो ले लीजिए दोस्तों, है ना,
आप फोटो ले लीजिए, हालांकि मैं नोट्स तो आपके साथ शेयर करूंगा ही, ठीक है, क्लास नोट्स। आप ये देख सकते हैं, दिस इज कंसिडरेशन डेफिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नोट, any deposit made for supply of goods and services not subject to GST unless supplier applies such amount for sale transaction। दोस्तों कई बार हम लोग सप्लायर को एडवांसेस देते हैं, ठीक है, कई बार अपन सप्लायर को एडवांसेस देते हैं दोस्तों, किस लिए एडवांसेस देते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो उस एडवांस पे उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा जब तक सप्लायर उस पैसे को ओके ट्रांजैक्शन के लिए या सेल के लिए यूटिलाइज नहीं करता है। अब ध्यान दीजिए, ऑक्शनेबल क्लेम दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्शनेबल क्लेम क्या होता है, तो बोला ऑक्शनेबल क्लेम मतलब एनी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट, ठीक है, एनी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट। अगर कोई डेट मतलब कोई ड्यू अमाउंट, कोई पैसा जो किसी से लेना बनता है, उसका क्लेम ऑक्शनेबल क्लेम है। मेरे को महेश से 5,000 रुपए लेने, वो मेरा ऑक्शनेबल क्लेम है दोस्तों। मनोज मेरा डेटर है, अगर मुझे मनोज से 5,000 रुपए लेने हैं, सॉरी महेश से अगर मुझे 5,000 लेने हैं, दैट इज माई ऑक्शनेबल क्लेम। आज मैं जाके अगर ऑप्शनेबल क्लेम मतलब मैं उससे कभी भी जाके वो पैसे डिमांड कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ऑप्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में यहाँ पर बहुत सारी चीजों को बाहर रखा गया है। पहला, लोन सिक्योर्ड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों सिक्योर्ड लोन होता है, जैसे मॉर्टगेज लोन होता है, ठीक है, आपने होम लोन लिया होगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया होगा, तो जो कोलैटरल लेवल लोन होता है, ओके, वो लोन ऑक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन से नहीं आता। लोन सिक्योर्ड बाय एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपने बाइक लोन ले रखा है, आपने कार लोन ले रखा है, वो ऑक्शनेबल क्लेम का पार्ट नहीं बनता। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव विच कोर्ट में ऑर्डर फॉर रिलीफ। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, जो पोजेशन में नहीं है, चाहे एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव, जो कोर्ट के ऑर्डर पे आपकी पोजीशन में आ सकती है दोस्तों, वो भी ऑप्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। चलिए, तो सर ऑप्शनेबल क्लेम मतलब एनी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट बट डज नॉट इंक्लूड लोन secured by immovable property, loan secured by any movable property, or beneficial interest in respect of any movable property in not in a possession either actual or constructive which may court may order for relief। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर क्या होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर आपने बड़ा ही अच्छे से समझाएगा। मैन्युफैक्चर क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द गुड्स हैविंग यूनिक आइडेंटिटी। अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी एंटिटी या इंसान, ओके, कोई गुड्स की प्रोसेसिंग का काम करता है सच दैट उस गुड्स की आइडेंटिटी पूरी चेंज हो जाती है और वो यूनिक गुड्स बन जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चर, दैट इज मैन्युफैक्चर, ठीक है। सपोज सपोज आपका काम है यहाँ पे स्पंज आयरन का काम है आपका, आप रॉड्स बनाते हैं, ठीक है, आयरन के रॉड्स बनाते हैं, तो आप आयरन ओर लाते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको रॉड्स बना देते हैं। तो आपने क्या किया, रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट किया जिसकी यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है, तो वो क्या बन गया आपका मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये ना मतलब इंडिया की डेफिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इंडिया कहाँ तक है, देखो इंडिया इज इक्वल टू मैप, मैंने लिखा है इंडिया। दोस्तों ये ना आप अपने बुक में पढ़ेंगे नेक्स्ट को, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में या बेयर एक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अदर मॉनेटाइज जोन एक्ट, दुनिया भर का दोस्तों ज्ञान लिखा हुआ है, एकदम क्रक्स में आपको बता रहा हूँ। क्रक्स मतलब अगर आपको पढ़ना हो, आपको समझना हो इंडिया क्या है, तो इंडिया का मतलब यहाँ पर बोला गया मैप, मतलब आपकी जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है वो, प्लस कॉन्टिनेंटल शेल्फ,
प्लस टेरिटोरियल वाटर प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैंने ना एक डायग्राम लगा रखा है, थोड़ा सा मैं फोकस बढ़ाता हूँ इसका। ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको दोस्तों, इस डायग्राम में आप देखिए टेरेस्टेरियल वाटर है, फिर ठीक है कॉन्टेजियस जोन है, 24th एम लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये 12M, इसको बोलते हैं टेरेस्टेरियल वाटर। क्या बोलते हैं? टेरेस्टेरियल वाटर। सर इंडिया क्या है? इंडिया मैंने बोला ना, इंडिया क्या है, देखो इंडिया क्या है, देखो मैप प्लस कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्लस टेरिटोरियल वाटर प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ध्यान दो, टेरेस्टेरियल वाटर, ठीक है, ठीक है, कॉन्टिजियस जोन कहाँ पर है? 24 नॉटिकल माइल्स, एम जो लिखा है दोस्तों माइल्स है वो। ठीक है, और हमारी इंडियन बाउंड्री के से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद हाई सीज है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई सी है, यहाँ पे आपकी हाई सी है, यहाँ पे आपकी हाई सी आ गई। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स, एनएम नॉटिकल माइल्स बोलते हैं दोस्तों। 1 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो इंडिया कहाँ तक है सर? इंडिया इज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाहर हाई सी है। अब नीचे देखो, ये जो सी होता है, उसके जो सॉइल होता है, मिट्टी होती है दोस्तों इसके नीचे, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। तो उसके ऊपर की जो एयर स्पेस है, इसके नीचे की जो सी बेड सब सॉइल्स है, ओके, ये सारे इंडिया कहलाएंगे। समझ में आई दोस्तों? तो इंडिया क्या है? कोस्टल बेस लाइन से 3 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए कोस्टल बेस लाइन से 12M तक जो है टेरेस्ट्रियल वाटर है। उसके बाद 24 माइल्स तक आपका कॉन्टिजियस जोन है। उसके बाद आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। हमारे इंडिया, हमारे जो लॉज होते हैं, इंडियन लॉज होते हैं दोस्तों, वो इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं भाई साहब? इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। और सर इंडिया, इंडिया पे एप्लीकेबल होता है तो इंडिया है क्या, ये तो समझना पड़ेगा ना अपने को। तो इंडिया इज अबाउट 200 नॉटिकल माइल्स। एनी डाउट ऑन दिस? तो हमारे जो जीएसटी लॉ लगेगा वो कहाँ तक लगेगा? 200 नॉटिकल माइल्स तक लगेगा, 1.8 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दोस्तों हमारे कोस्टल बेस लाइन से। ओके, यहाँ पे हमारा इंडिया है। एनी डाउट? प्लस नीचे देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब सी और सॉइल। ठीक है, तो दिस इज द इंडिया। एनी डाउट ऑन दिस? क्लियर है? बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, चलिए। इसके बाद होता है सप्लायर। दोस्तों जीएसटी में, जीएसटी की जो कलेक्शन की जो जिम्मेदारी दी गई है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज अपॉन द सप्लायर। ठीक है, देखिए सप्लायर का मतलब क्या होता है? सप्लायर का मतलब होता है पर्सन हु इज सप्लाइंग, सप्लाइंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों जो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है खुद, या एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ, अगर किसी के बिहाफ में एजेंट जो है ओके एक्ट कर रहा है, तो एजेंट भी सप्लायर की डेफिनेशन में आता है। प्लस दूसरा हमने कहा है कि प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म सर्विसेज, वो भी सप्लायर हो सकता है। देखो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर, दोस्तों आजकल ये ई कॉमर्स ऑपरेटर ट्रांजैक्शन बहुत चर्चे में। आप देखते हैं आजकल आप अमेजोन का कुछ ऑर्डर करते हैं दोस्तों, अमेजोन, ओला, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ठीक है, अर्बन क्रूज, ठीक है, उबर, ठीक है, जोमेटो, ओके, यहाँ पे ओयो, ये सब क्या है दोस्तों? दे आर द ई कॉमर्स ऑपरेटर, दे आर एक्चुअली नॉट द सप्लायर ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लायर नहीं है, बट सप्लायर है। जीएसटी कलेक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनको दे रखी है। जीएसटी कलेक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनको दे रखी है। इन लोग क्या करते हैं, एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो इसीलिए मैंने लिखा है वर्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है। देखो मिस्टर वो जो है वो आई वांट टू सेल बोल रहा है, मैं बेचना चाहता हूँ अमेजोन के थ्रू, तो इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज। अगर कोई प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो अमेजोन क्या कर रहे हैं, वो दो लोगों को लाके मिलवा रहे हैं, सेलर आइदर बायर। सेलर अमेजोन प्लेटफॉर्म को यूज करके बेच रहे हैं, तो उस गुड्स का जो सप्लायर होगा वो यहाँ पर अमेजोन को माना गया है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस दोस्तों आगे हम लोग समझेंगे, जब हम रिवर्स चार्ज चैप्टर पढ़ेंगे तब हमको ये चीजें बड़ी डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सर, रिसिपिएंट क्या होता है? दोस्तों ये डेफिनेशन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि रिसिपिएंट की डेफिनेशन बड़ा ही रिलेवेंट डेफिनेशन। सर ऐसा बार बार 2-3 बार ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है? आगे समझ में आएगा दोस्तों। रिवर्स चार्ज चैप्टर में रिसिपिएंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। देखिए रिसिपिएंट गुड्स के केस में ये जो बंदा है, ये जो मिस्टर नीला, ठीक है, इनका नाम रखते हैं अपन मिस्टर नीला, मिस्टर ब्लू। मिस्टर ब्लू क्यों बोला गया? देखिए वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन अगर कंसिडरेशन पेबल होगा, इनका ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई सर्विसेज लिया जा रहा है उसके लिए पैसे प्रीपेड नहीं है, वो पोस्टपेड ऑर्डर है, तो बोला रिसिपिएंट कौन होगा? रिसिपिएंट इज इक्वल टू पर्सन पेइंग द कंसिडरेशन। ओके, जो पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहा है उसको ही उसका क्या माना जाएगा? रिसिपिएंट माना जाएगा। इफ कंसिडरेशन इज नॉट पेबल, अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है and the person to whom the goods are delivered or made available, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मैं गुड्स बोलूं, अगर मैं सर्विस बोलूं, ठीक है, ये गुड्स लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर अब इसको सर्विस भी लिख लो, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं गुड्स बोलूं तो या मैं सर्विस बोलूं दोस्तों, तो यहाँ पे कंसिडरेशन अगर पेबल होगा तो जो पर्सन कंसिडरेशन देगा, ओके, वही रिसिपिएंट माना जाए। अगर कंसिडरेशन नहीं देगा, गुड्स होगा, तो जिसको गुड्स डिलीवर किया गया, और अगर सर्विस होगा तो जिसको सर्विस रेंडर्ड किया गया। अभी सर ये ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? दोस्तों जब अपन आगे सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसमें आपका एक शेड्यूल 1 आता है जहां पर नो कंसिडरेशन के बाद में भी जीएसटी लगता है। सर लेकिन अभी तो आपने बोला ना कि ट्रांजैक्शन जीएसटी में, ओके, यहाँ पे चार्ज तभी आता है जब सर वो कंसिडरेशन होता है ना। तो दोस्तों एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लॉ की बड़ी ही अच्छी आदत होती है, लॉ जो है पहले बोलते हैं फिर उसमें एक्सेप्शन देते हैं, ठीक है। प्लस एजेंट भी जो है, ओके, यहाँ पे रिसिपिएंट माना गया है। समझ में आई मेरी बात? तो समझ में आई मेरी बात? समझ में आई तो दोस्तों एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए, वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कंसिडरेशन पेबल होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड द पर्सन हु इज पेइंग द कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं पेबल होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जिसको गुड्स डिलीवर या मेड अवेलेबल किया गया, ओके, या कोई कंसिडरेशन अगर सप्लाई सर्विस का केस होगा तो जिसको सर्विस रेंडर्ड किया गया, ओके, यहाँ पे वो पर्सन क्या माना जाएगा? सब रिसिपिएंट माना जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनली मोस्ट अवेटेड सप्लाई, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट सप्लाई। सर सप्लाई चैप्टर की जान है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 7। दोस्तों फॉर द पर्पस ऑफ पैरिटी हम लोग सीजीएसटी एक्ट को रेफरेंस बना करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एसजीएसटी एक्ट में मुटाटिस मुटेंडिस, मतलब सेम टू सेम वही बात लिखी होती है, ओके, जो सीजीएसटी में लिखी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीजीएसटी बनाया, बाकी सारे जीएसटी सेम जो है अलग अलग एक्ट में पास हो रखे हैं। स्टेट जीएसटी एक्ट, अगर यूटी है तो यूटी जीएसटी एक्ट, बातें सब में सेम लिखी है दोस्तों। सेक्शन का नंबरिंग में भी आगे पीछे हो सकता है, इसी कारण हम लोग, क्योंकि जीएसटी में जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बहुत लोग देख रहे हैं, ठीक है,
तो स्टेट वाइज स्टेट जीएसटी एक्ट को रेफर नहीं कर सकते, सेंट्रल जीएसटी एक्ट को रेफर करके बताया जा रहा है। चीजें सारे एक्ट में सेम लिखी हुई है। चलिए अब सप्लाई की डेफिनेशन को खोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में इतना सारा कंसेप्ट है ना, खाली सप्लाई ही को समझना है अपने को कि सप्लाई है कि नहीं ट्रांजेक्शन। ठीक है चलिए देखिए, ध्यान दीजिए मैंने क्या वर्ड लिखा है। सबसे पहले सेक्शन 7 का सबसेक्शन नंबर 1 का क्लॉज ए। ठीक है, क्लॉज ए है, डबल ए है, क्लॉज बी है, ठीक है, और क्लॉज सी है। ठीक है, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बोला सप्लाई इंक्लूड्स। दोस्तों डेफिनेशन स्टार्ट होते साथ में ही धमाके हो गए। उन्होंने क्या लिख दिया, सप्लाई इंक्लूड्स। मतलब ये जो हमने ये जो चीजें हमने लिख रखी दैट इज इलुस्ट्रेटिव लिस्ट। दोस्तों दिस इज इलुस्ट्रेटिव, दिस आर एग्जांपल्स, मतलब इसके अलावा और भी चीजें तो है। ओके यहाँ पे सप्लाई हो सकती है। दोस्तों इसको हमको जो पढ़ना है 3 पार्ट में पढ़ना है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए एंड देन सबसेक्शन नंबर 2। समझ में आई मेरी बात? चलिए, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बाटा, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और अग्री टू बी मेड। दोस्तों एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल। अगर सेल मतलब अगर आप किसी को कोई सामान बेच रहे हैं, ओके, यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं। दोस्तों सेल्स और गुड्स एक्ट में आपने सेल का डेफिनेशन पढ़ा होगा। किसी भी गुड्स की ओनरशिप अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज नोन एज सप्लाई। ठीक है, दूसरा ट्रांसफर। दोस्तों ट्रांसफर को भी सप्लाई के डेफिनेशन में माना गया। ट्रांसफर मतलब कई बार होता है ना, आप अपने स्टॉक को गोडाउन से वेयर हाउस से ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, एक एक शॉप से दूसरे स्टॉक अपने दूसरे आउटलेट में सप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफर। ठीक है, और वी कैन से टेम्पररी यूज के लिए, ओके, किसी को कोई चीज देते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला बार्टर। बार्टर मतलब दोस्तों पुराने टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे। मान लो आपके पास 1 किलो राइस है और आपने सामने वाले से 1 किलो वेट खरीदा, तो सर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज लगेगा दोस्तों, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में बार्टर भी आता है। फिर एक्सचेंज, दोस्तों पैसे दो सामान लो, दैट इज नोन एज एक्सचेंज। लाइसेंस, अगर कोई लाइसेंसिंग की सर्विसेज दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल भाई हमने जो है, ओके, कोई पेमेंट करके लाइसेंस लिया, सपोज शराब का लाइसेंस लेते हैं जो शराब के वेंडर्स होते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज लाइसेंस ऑल्सो। तो लाइसेंस फीस की जो सर्विसेज, लाइसेंस सर्विसेज होती है वो भी सप्लाई आता है। ठीक है, नेक्स्ट लीज, आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पे किसी को देते हैं ना, लीज पे देते हैं, दैट इज ऑल्सो रेंटल, रेंट पे देना। डिस्पोजल मतलब बेच देना। ठीक है, अगर आप कोई सामान को डिस्पोज ऑफ करते हैं, कोई एसेट को बेच देते हैं, तो उसके ऊपर भी तो जीएसटी आता है ना दोस्तों। तो उन्होंने बोला सप्लाई मींस ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बाटा, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। नेक्स्ट उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, देखो, मेड और अग्री टू बी मेड। मतलब मेड मतलब आपने आज बेच दिया, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट टू सेल होगा, ओके। अग्री टू बी मेड मतलब अग्रीमेंट टू सेल। सर ये सब चीजें जो आप बोल रहे हो ये हमको याद कैसे रहेगी? ये सब तो आपने लिखवाया नहीं दोस्तों, आगे काफी डिटेल में लिखा हुआ है मेड, अग्री टू बी मेड, सब चीजें मैंने बड़ी डिटेल में एकदम खोल खोल के डिस्कस करी है सब चीज को, बहुत बहुत डिटेल एलोबोरेटिव डिस्कशन है। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन। दोस्तों देखो, अगर आपने ये जो ट्रांजेक्शन किए, सेल, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और अग्री टू मेड फॉर कंसिडरेशन। अब इन्होंने क्या बोला, मेड और अग्री टू बी मेड। अगर आप ये चीज कर रहे हैं या करने का वादा किया है, अग्री टू बी मेड। दोस्तों अग्री टू बी मेड मतलब क्या, अग्रीमेंट टू सेल कर लिया है और आपने कोई एडवांस ले लिया है, उसके ऊपर भी जीएसटी आएगी। फॉर कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। देखो
पहला उन्होंने कहा सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल डिस्पोजल मेड एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक वर्ड मैंने देखिए उसको कलर करके रखा है, आप भी हाईलाइट कीजिए अपने हाइलाइटर से। क्या वर्ड लिखा है? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपने बिजनेस के दौरान अगर आप ये चीज करेंगे, मतलब पर्सनली अगर आप, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट होंगे, ठीक है, हॉस्टल और पीजीज अगर आप रेंट पे लेते होंगे, तो सर आपको सर जीएसटी लगेगा नहीं। सर क्वेश्चन ही गलत है। जीएसटी देखना है कि सामने वाले का बिजनेस है कि नहीं, बोल रेंट पे देना क्या उसका बिजनेस है। ऑकेजनल नेचर के ट्रांजैक्शन जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में की जाती है वो जीएसटी की सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए वर्ड क्या लिखा, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस लीज रेंटल डिस्पोजल मेड और एग्री टू मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट लिखा है एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू मेंबर फॉर कैश और डेफरल पेमेंट। दोस्तों अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मेंबर्स को कोई सर्विस दिया होगा, जैसे हमारी इंस्टीट्यूट है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हम मेंबर्स के लिए बहुत सारे सेमिनार्स और कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रोफेशनल अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो है, ओके, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है, उसके बदले में हमसे कुछ फीस लेता है दोस्तों, तो क्या वो सप्लाई कहलाएगा कि नहीं? आंसर इज यस। देखिए क्या लिखा है, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये सेक्शन 7(1) चल रहा है। 7(1) ए हमने पढ़ा, फिर डबल ए पढ़ा, फिर बी। बी क्या बोल रहा है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट किया होगा, सर ये सर्विस इंपोर्ट क्या होता है? सर्विस इंपोर्ट का मतलब ये होता है अगर आपने फॉरेन कंट्री से, आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट वर्ड लिख रहा है मतलब समझ रहे हैं ना आप, फॉरेन कंट्री से कोई चीजें ले रही है। मान लो आपके लंदन में कोई भाई रहता है, ठीक है, आपको कोई कोर्ट में केस चल रहा है, आपने अपने लंदन वाले ब्रदर से क्या लिया? लीगल सर्विसेज ले रखी है। या आप अपना घर बनवा रहे थे, आपने इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज ले रखी है, दैट इज नोन एज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। डाउट ऑन दिस? जैसे नेटफ्लिक्स मैंने एग्जांपल लिया, नेटफ्लिक्स फॉरेन की कंपनी है, आप जो है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, दैट इज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड क्या लिखा गया? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। अगर आप पैसे के लिए कोई सर्विसेज ले रहे हैं, क्या बोला? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। मतलब नॉर्मली हमने जब ऊपर सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी, तो सप्लाई की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला अगर आपने सर्विस इंपोर्ट किया होगा, उसमें इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वर्ड नहीं लिखा हुआ, मतलब वो बोल रहा है कि वेदर और नॉट, चाहे हो तो ठीक, ना हो तो बिजनेस से रिलेटेड तो भी ठीक। दोस्तों अगर ये ऐसा नहीं लिखेगा, देखो एक बात बताओ, जो जो पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर बैठा हुआ है और आपको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल तो आपके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये इसमें ऐसा लिख दे तो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फिर तो ये जो लोग हैं नेटफ्लिक्स, ठीक है, और नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, एंड अमेजोन तो चलो इंडिया में उन्होंने कंपनी बना रखी है पे, तो उनका तो मजे हो जाएंगे दोस्तों। ये जो डिजिटल एप्स होते हैं इनके सर्विसेज देंगे, जीएसटी लगेगा नहीं। सर क्यों नहीं लगेगा? नेटफ्लिक्स पे कोई बिजनेस पर्पज के लिए मूवी देखता है क्या दोस्तों? समझ में आई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड फॉर विदाउट कंसिडरेशन। दोस्तों सर आप तो अपनी बात पे कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हो। आप सबसे पहले ये बोल रहे थे, आप सबसे पहले ये बोल रहे थे कि कंसिडरेशन होना जरूरी है। दोस्तों मैं आज भी वही बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपका मन नहीं मानेगा दोस्तों, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें दोस्तों आपका मन नहीं मानेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीएसटी में बहुत सारे जगह ऐसे आएंगे जहां पे आपका मन नहीं मानेगा, बट वो होता है दोस्तों। तो शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे एक्टिविटी, 4 ट्रांजैक्शन दोस्तों स्पेसिफाई कर रखे हैं, 4।
उस 4 ट्रांजेक्शन्स पे, ओके, यहाँ पे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है तो भी उस पे जीएसटी लगेगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए, तो दिस इज द सेक्शन 7(1)(a), नहीं सॉरी, सेक्शन 7(1) क्लॉज ए, ठीक है, AA, B, C। अब सेक्शन 7(1)(a, दोस्तों अभी आपने ये सीख लिया इसमें कि सर सप्लाई है या नहीं। अगर आपका इस डेफिनेशन को कोई ट्रांजेक्शन क्वालिफाई करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये शेड्यूल 2 बताएगा दोस्तों। जीएसटी में 3 टाइप के शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 जो है, ओके, यहाँ पे ये बताता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जहां पे, ओके, कंसिडरेशन ना होने के बाद में भी यहाँ पे उस पर टैक्सेबिलिटी आती है और जीएसटी लगता है, सप्लाई कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे आप किसी भी कोर्स में घुसने का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, वैसे ही आपको जीएसटी के अंदर घुसने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आपको सप्लाई बनना पड़ेगा। एक बार अगर आपने सप्लाई बन गए तो आप जीएसटी के अंदर घुस गए। और अब आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात होगी, जीएसटी देना नहीं देना, किस रेट से देना, कितने रुपए पे देना, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये डिसाइड करना है कि वो सप्लाई है या प्राइमरी टैक्सेबल इवेंट जो है, ओके, यहाँ पे वो आपका सप्लाई है। वन क्या बोलता है, सप्लाई अंडर सबसेक्शन नंबर 1 जो है टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये अपने को सेक्शन 7(1)(a) बताएगा। एनी डाउट ऑन दिस? अगर डाउट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको कंटेंट कैसा लगा। ठीक, अगर डाउट है तो डाउट पोस्ट कीजिए दोस्तों, आई एम वेरी मच प्लीज टू रिप्लाई। नेक्स्ट, सबसेक्शन 2 क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड्स, दोस्तों एक्टिविटी ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 की जो एक्टिविटीज होती है उसको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिंग टू पब्लिक एक्टिविटी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी जो है, ओके, यहाँ पे कोई ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिसमें वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। सो दोस्तों मैं एक बार इसका समरी बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने काफी अच्छा सेक्शन को समराइज किया, अगर आप देख पा रहे होंगे तो काफी छोटा हो गया अब तो, चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। चलिए, तो सप्लाई इंक्लूड्स all form of supply of goods and services such as sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rental, disposal, made or agreed to be made for a consideration, ठीक है, by a person in course or furtherance of business, ठीक है। अगर वो बिजनेस के लिए कर कर रहा है, बिजनेस के कोर्स में कर रहा है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन for cash or deferral payment. Next, importation of services for a consideration, whether or not in course or furtherance of business. Third, activity or transaction is specified in Schedule 1 made without consideration. ठीक है। Supply under subsection number 1 to be supply of goods or service Schedule 2, और यहाँ पे जो supply of goods माना जाएगा ना supply of service माना जाएगा, that is Schedule 3. एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटी जिसमें वो पब्लिक अथॉरिटी की तरह एंगेज, वो भी सप्लाई नहीं माना जाता। लेकिन मैं आप आगे जब पढ़ाऊंगा ना, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चार्ज ऑफ जीएसटी, एग्जाम्पशंस अंडर जीएसटी, तो आपको मैं बताऊंगा ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। कुछ कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट की टैक्सेबल होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूँ, स्पीड पोस्ट, आप अपने एग्जाम फॉर्म पोस्ट करने के लिए कभी गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे आपसे स्पीड पोस्ट पे देखिएगा जीएसटी लगता है दोस्तों, लाइक दैट, ठीक है।
तो एक बार फटाफट से 5 मिनट में पूरा क्विक रिकैप करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा सर सप्लाई क्या होता है। सब सर 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 सप्लाई की डेफिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमने पढ़ा। मालिक, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई होता है। जब तक कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं होता उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो प्राइमरली अगर आपको जीएसटी के एंट्रेंस एग्जाम में बोल सकता हूँ दिस इज अ सप्लाई। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप जो है ओके यहाँ पे कितने रेट पे जीएसटी देंगे, किस वैल्यू पे जीएसटी देंगे, इस टाइप की चीज। फिर कुछ हमने रेलेवेंट डेफिनेशन पढ़े जिसमें हमने गुड्स का मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से कहा गया। इंक्लूड्स यहाँ पे मनी एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया। ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग ग्रास फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच वर टू बी सीवियर अंडर सप्लाई। फिर हमने सर्विस के बारे में बोला, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है। सिक्योरिटी, मनी इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और एक्टिविटी रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर विच द सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। प्लस हमने कहा सर्विस रिलेटिंग टू फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। फिर हमने प्रिंसिपल का डिस्कशन किया कि किसको प्रिंसिपल कहेंगे। तो हमने कहा जी प्रिंसिपल का मतलब एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, एनी पर्सन इज कैरिंग ऑन द पीजीबीपी। फिर हम कंसिडरेशन के डेफिनेशन में आ गए थे। उसमें हमने कहा था कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ supply of goods and services on both whether by recipient or any other person but does not include subsidy given by central government or state government। फिर हमने बोला था the monetary value of any act or forbearance in respect of in response to or for inducement of supply of goods and services but does not include subsidy given by central government or state government। फिर हमने कहा था नोट एनी डिपॉजिट मेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी अनलेस सप्लायर अप्लाई सच अमाउंट फॉर सेल ट्रांजैक्शन हमने किया था। फिर हमने नेक्स्ट दोस्तों ऑक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन या कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी पे जो ऑक्शनेबल होती है बाय डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, वो जो है ऑक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में नहीं आती। फिर हमने देखा था मैन्युफैक्चरर के बारे में। मैन्युफैक्चरर वो आदमी होता है जो गुड्स को प्रोसेस करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता है जिसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। फिर मैंने आपको इंडिया की डेफिनेशन पढ़ाई थी। इंडिया की डेफिनेशन में मैंने कहा था जी 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नीचे के सब सेट सी सॉइल्स, ठीक है, सारे के सारे इंडिया है। हाई सीज, इसके बाद दोस्तों हाई सीज शुरू हो जाता है, मैंने ये आपको डिस्कस किया था, क्लियर है। इसके बाद हाई सीज शुरू हो जाता है यहाँ से। फिर मैंने सप्लायर के पर्सन के बारे में डिस्कस किया था। The person who is supplying the goods and services, including the agent, including the platform service provider, is also known as supplier. फिर रिसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ा था। अगर कंसिडरेशन पेबल होगा तो द पर्सन इज पेइंग द कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं होगा तो जिसको गुड्स अवेलेबल कराया गया, सर्विस रेंडर्ड किया गया इंक्लूडिंग देयर एजेंट। फिर हम कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में आ गए थे। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई मैंने कहा था कि सप्लाई इंक्लूड्स एंड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग सेल, ट्रस्ट, बाट, एक्सचेंज, लाइसेंस, रीसेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर हमने कहा था कि एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन बाय द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन। फिर हमने कहा था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर हमने कहा था कि एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड फॉर विदाउट कंसिडरेशन। फिर हमने कहा था सप्लाई अंडर सबसेक्शन नंबर 1 टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दैट इज क्लासिफिकेशन, उसको सर्विस का सप्लाई माने या गुड्स का सप्लाई माने। फिर हमने कहा था कि जो एक्टिविटी और चीजें शेड्यूल 3 में दिखी गई है ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। फिर हमने कहा था एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी, इसको जो है ओके यहाँ पे सप्लाई नहीं माना गया है। तो दोस्तों क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या इस डिस्कशन से रिलेटेड? काइंडली पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी मच
प्लीज टू रिप्लाई यू ऑल। ठीक है दोस्तों, नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट and subscribe to my channel and press the bell icon for the latest notification and update. Thank you दोस्तों।